एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी और हो गई होगी तो अच्छी चल रही होगी, है ना। आज का जो हमारा विषय है वो है डीडीटी। आपको बता दूं ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब हर एक नजरिए से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है परीक्षा में, है ना। और आगे यदि आप पीएनएसटी वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी इससे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, 12वीं में भी देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्राथमिकता समझिए, आप इसकी इंपॉर्टेंट समझिए। और आज जो हम इसके बारे में बात करेंगे, हम पूरी डिटेल कवर करने वाले हैं कि डीडीटी है क्या, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, मनुष्यों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे इसकी खोज हुई, कैसे इसके गुणों के बारे में पता लगा, सारी डिटेल मतलब ऑल अबाउट डीडीटी क्या है। तो जो आप सामान्य नाम से जानते हैं इसे, जो बड़ा फेमस है मार्केट में, दैट इज डीडीटी। पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है। हमारा खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जो है वो है एथेन। परंतु सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इसके आईयूपीएसी नाम की, है ना। आईयूपीएसी नाम पता हो तो हम बड़ी आसानी से इसकी संरचना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आईयूपीएसी नाम के बारे में देखेंगे, जो कि आपसे लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था तिमाही परीक्षा में। 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 विश यहाँ पर आएगा 2 क्योंकि दो कार्बन, कितने क्लोरीन जुड़े होते हैं, 2 क्लोरीन जुड़े होते हैं, इसीलिए आपका आएगा 2 विश क्लोरो फेनिल और एथेन। अब ये थोड़ा आसान हो गया, इसे इससे इसके हिसाब से हम इसकी संरचना नहीं बना सकते। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आईयूपीएसी नाम के बाद में मैं इसकी बात करूंगा गाय की संरचना की। ध्यान रहे, एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे, कहीं छोड़ के जाना मत, यदि छूटा बीच में तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, ये दिखता कैसे है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 1 1 1 ट्राइक्लोरो, मतलब कार्बन है। सबसे पहले हम एथेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एथेन की। तो आपको पता होगा ये है आपका एथेन का सूत्र। ठीक है। अब एथेन में की जगह पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो ये आपका पहला कार्बन है, इससे आप जोड़ दीजिए Cl। तो एक कार्बन से तो जुड़ गए Cl। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है दूसरे कार्बन से विश, यानी कि 2, विश का मतलब होता है 2, क्लोरोफेनिल, मतलब यहाँ पर जो आपके पास में 2 कार्बन है ना, मतलब हाँ, जो दूसरे नंबर का कार्बन है उससे 2 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं। और नॉट ओनली फेनिल, इट्स क्लोरोफेनिल। कौन से समूह जुड़े हुए हैं, क्लोरोफेनिल। तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, Cl। यहां पर इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा H। तो ये है आपकी डीडीटी की संरचना, जिसे आप बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। 2 कार्बन के लिए हम क्या शब्द लिखते हैं, एथेन। समझ में आ रहा है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, यही हमने नाम लिखा। आईयूपीएसी नाम लिखने से ये संरचना बहुत आसानी से बन गई, इसे हम बोलते हैं संरचना। अब ये बना कैसे, इसे बनाया कैसे गया, यानी कि इसका विरचन। तो यहाँ पर विरचन के लिए हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी के साथ साथ आपको ये समझ में भी जाएगा। ठीक है। विरचन के लिए आप लिखेंगे जब क्लोरल की अभिक्रिया H2SO4 की
उपस्थिति में क्लोरो बेंजीन से कराई जाती है तब पैरा स्थिति का हाइड्रोजन निकल जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। निकल जाता है की जगह प्रतिस्थापित हो जाता है और DDT तथा जल बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमारे पास में इनफ जगह है कि नहीं, चलो मैं यही बनाने की कोशिश करता हूँ। छोटा बनेगा, आप लोग बड़ा बनाइएगा, बिकॉज मेरे पास में जगह नहीं है। ये आपका एक क्लोरोबेंजीन है, इसके आप कितने अणु लेंगे, चलो मैं दोनों अलग अलग बना देता हूँ। आप शुरू में दो भी लगा सकते हैं, परंतु मुझे आपको संरचना समझानी है, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम दो बेंजीन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहेगा Cl। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे क्लोरल के साथ। ये है कार्बन, द्वि आवंत के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन और यहाँ रहेंगे 3 क्लोरीन, सॉरी हाँ, यहाँ रहेंगे 3 क्लोरीन। इसे हम किसके साथ गर्म करेंगे, इसे हम करेंगे H2SO4 के साथ। तो ध्यान रहे, यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों स्थिति के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और बन जाता है H2O। अब जब यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगा तो इस कार्बन के क्या फ्री हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप हम इसे ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। ये रहा ऐसे, आप यहाँ आगे गए, यहाँ से आपने हाइड्रोजन जोड़ा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करे। यहाँ पर जब फाइनल रिंग के पास से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ वाले कार्बन के भी क्या फ्री हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक नई संरचना बन गई जिसे ही आप बोलते हैं DDT। ये बना दिया आपने विरचन के साथ में स्ट्रक्चर पूरी तरह से। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, चलो डन, वेरी गुड, हमारा पूरा फ्रेम आ रहा है ना, चलो बढ़िया है। आप फटाफट से इसे नोट कर लो। देन हम स्टार्ट करते हैं DDT के भौतिक गुण। DDT के क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ये वर्षा में विलय है या जल में विलय है, ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। फटाफट से इसे नोट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इसका, मिटाने का कहा गया, चलो। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, थोड़ा हिस्ट्री बात कर लेते हैं DDT की। सब कुछ लिख लेना, इसके बाद से कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड बात करें तो DDT की खोज हो चुकी थी 1874 में। कब हो गई थी DDT की खोज, 1874 में इसे बना लिया था। इसका निर्माण कब हो गया था बेटा, 1874 में। परंतु 1874 से धीरे धीरे हम आए 1939 में, और जब हम 1939 में आए तब जाके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल म्यूलर। क्या नाम है इनका, पॉल म्यूलर। इन्होंने, चलो वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पता कैसे आ गए, सही जोड़ी में आ गए DDT और इधर कहीं लिखा होगा पॉल म्यूलर।
डीडीटी, और इधर क्या लिखा रहेगा, पॉल म्यूलर। इन्होंने डीडीटी के 1839 में डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की जानकारी नॉर्मल जनता को दी। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने जानकारी दी, जैसे ही पॉल म्यूलर ने इसकी जानकारी दी, तो इसके उपयोगों के बारे में लोगों को पता चला। किसके बारे में पता चला, उपयोग के बारे में पता चला। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज उपयोग। तो उपयोग इसका बहुत सारी जगह को किया जाता है, और सबसे पहला उपयोग जो उस समय किया गया था वो किया गया था कीटनाशी के रूप में। कैसे किया गया था बेटा, कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी के रूप में कैसे, सबसे पहला कीटनाशी के रूप में आप लिखेंगे मलेरिया तथा टाइफाइड फैलाने वाले मच्छर तथा जू को मारने के लिए। ठीक है, इसके लिए इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था। और ये कब कब किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब भारी संख्या में लोग इस चीजों से ग्रसित हो रहे थे, तो इसका प्रयोग किया गया। एक और ऑब्जेक्टिव इसके आगे लिख लेना कि पॉल म्यूलर को 1948 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला बेटा, नोबेल पुरस्कार, डीडीटी के प्रभाव को बताने के लिए। परंतु पुरस्कार जल्दी ही अभिशाप में बदल जाते हैं, क्योंकि डीडीटी इतना अच्छा नहीं है। प्रारंभिक उपयोग इसका इसीलिए होता है, किसका, मलेरिया और टाइफाइड फैलाने वाले मच्छरों के लिए। साथ में इसके कीटनाशी प्रभाव को देखते हुए इसका प्रयोग कृषि उत्पादन के लिए भी किया जाने लगा। ठीक है, कृषि विकास में आप लिख सकते हैं कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको दो उपयोग लिखने हैं। अब ध्यान रहे, ये प्रश्न परीक्षा में कितने नंबर के लिए आ सकता है, 2 नंबर के लिए। क्या, डीडीटी का उपयोग बताइए, डीडीटी के कोई दो उपयोग बताए, तो दो ही उपयोग हैं इसके मुख्य रूप से। और आपको ये भी आ सकता है कि डीडीटी के दुष्प्रभाव या परिणाम, पर्यावरण पर पड़ने वाले नुकसान या प्रभाव के बारे में बताइए। मनुष्य के लिए आए तो मनुष्य के लिए होगा, मगर नॉर्मली हमें किसके लिए लिखना है, पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए। तो पॉल म्यूलर 1874 में डीडीटी बनाया गया। 1939 में पॉल म्यूलर ने इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज की। प्रभाव की खोज के बाद में पता चला कि इसका उपयोग दो चीजों के लिए बहुत विख्यात रूप से किया जा सकता है, कीटनाशियों के रूप में या कीटनाशी प्रभाव के कारण मलेरिया और टाइफाइड फैलाने वाले मच्छर तथा जू को मारने के लिए। और दूसरा है कृषि उत्पादन में। अब कीटनाशी है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों और जो कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उन्हें मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग जब आप लिखोगे तो पूरा जो वैसे मैंने लिखा ना कि कब ये खोजा गया, इसकी कीटनाशी प्रभाव को किसने खोजा, कब खोजा, ये सब लिखोगे तो थोड़ा बाद में वजन पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बाद में वजन आएगा और आपको थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तुमने बोला दो उपयोग लिखो, फट फट करके दो उपयोग लिख के आ गए, जो पूछा वो बता दिए। ये तो तुम्हारा पीछे वाला भी करेगा ना, जो बच्चा तुम्हारे पीछे में बस वो भी दो उपयोग लिख जाएगा। तो आपकी लिखाई उसकी लिखाई में अंतर क्या है, अंतर है डिटेल का। आपको ज्यादा पता है, तो आपको यदि थोड़ा ज्यादा पता है तो थोड़ा ज्यादा लिख दो, टाइम तुम्हारी है ना, तुम्हें ही नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमें अपने बारे में सोचते हुए थोड़ा सा ज्यादा लिखना है। अब हमें जो लिखना है, इसके हानियां, दुष्प्रभाव या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव लिखना है। तो अब आप लिखेंगे पर्यावरण
संबंधी प्रभाव, और पर्यावरण संबंधी प्रभाव इसके बहुत सारे, अनेक प्रभाव है। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी प्रभाव में सबसे पहले आपको लिखना है जैव अपघटन। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? जैव अपघटन। तो जैव अपघटन में आप लिखेंगे कि DDT एक स्थायी कार्बनिक यौगिक है। देखो मैं डिटेल पे लिखवाता हूँ। DDT एक स्थायी कार्बनिक यौगिक है, बार बार पूछा जाएगा ये, जो सरलता से अपघटित नहीं होता, सरलता से अपघटित नहीं होता है, यानी, या आप लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे? यानी या अर्थात, यानी यह एक जैव स्थायी पदार्थ है जो मिट्टी, अब जो वातावरण लिखो, आप क्या लिखो? जो वातावरण में लंबे समय तक रहता है। ठीक है, अब अगला लिखेंगे आप, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जीव जंतु पर प्रभाव। जीव जंतुओं पर DDT के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, DDT जल में अघुलनशील होता है। DDT की खास बात यह है कि जल में अघुलनशील है, इसलिए जल जब इसे हम बनाएंगे तो ये अपने आप जल से अलग हो जाएगा, परंतु यह वसा में विलय विलय वसा में विलय होता है, जिससे यह पक्षियों व जीवों के शरीर में स्थायी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में भी होता है और जीव जंतु के शरीर में भी ये प्रवेश कर जाता है। अब ये प्रवेश करता है तो क्या ये हमारे अंदर जो वसा होती है ना, वसा, ऊतकों में वसा पाई जाती है, वहां ये बहुत लंबे समय तक स्थायी रहता है। अब इसके कारण यदि पक्षियों की बात करें, किसकी बात करें? पक्षियों की बात करें, तो उनके जो अंडे होते हैं, अंडे जो होते हैं, अंडों के बाहरी आवरण को
पतला कर देता है, ठीक है। साथ ही मछलियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, मछलियां मर जाती है। मछलियों के लिए भी यह बहुत विनाशकारी है, मछलियों के लिए भी यह बहुत विनाशकारी है, ठीक है। इस प्रकार से आप डीडीटी के बारे में समझ सकते हैं। फटाफट से इतना लिखो, देन हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको देखना है, दूसरी बार आपको समझना है। तो अभी तक हमने जो प्रभाव लिखे, जैव अपघटन मतलब पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, दूसरा हमने लिखे जीव जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव। अब हम बात करते हैं हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ऊपर वाला प्रभाव मैं नॉर्मली आपको बोल के बताऊंगा कि मनुष्य में डीडीटी के दो प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला मनुष्यों में, यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य, तीसरे नंबर की आपकी हेडिंग होगी मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव। मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के अंदर डीडीटी लंबे समय तक वसा में या ऊतकों में रहने के कारण मनुष्य में कैंसर का कारण बनता है। साथ ही इससे मनुष्य की प्रजनन क्षमता भी कम होती है। डीडीटी से क्या होता है, और मनुष्यों की प्रजनन क्षमता भी कम होती है, और यही डीडीटी का तीसरा प्रभाव है, ठीक है। हमने 3-4 प्रभाव पढ़ लिए इसके, लंबे समय तक बढ़े रहना, जैव आवर्धन, और जब ये 3 प्रभाव काफी है ना, 2 नंबर के लिए आएगा। 3 आप लिखेंगे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही आपके लिए परफेक्ट है। मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया और पर्यावरण हो गया, 3 सही है। अब बात कर लेते हैं भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण के लिए आपको हेडिंग लगानी होगी भौतिक गुण। भौतिक गुण सबसे पहले आप लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले आती है ये रंगहीन होता है, ये गंधहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन और गंधहीन पदार्थ होता है। दूसरा आप लिखेंगे जल में अघुलनशील। जल में आपके लिखेंगे अघुलनशील होता है। तो किस में घुलनशील होता है, ये वसा में विलय होता है। काय में विलय होता है, वसा में विलय होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा कि जल में अघुलनशील तथा वसा में घुलनशील होता है। और भी कोई पॉइंट इसमें ऐसा है जो हमें लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे। फटाफट से आप पहले इतना लिखो, देन हम इसके अगले वाला लिखते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, डीडीटी बहुत काम का है। क्यों काम का है, क्योंकि ये किसके लिए उपयोगी है, ये कृषि के लिए उपयोगी है, साथ ही ये नुकसानदायक भी है। तो इसी कारण, इसके नुकसानदायी प्रभाव के कारण पे, इसके नुकसानदायी प्रभाव के कारण पे ये कुछ जगह पर बैन है, ठीक है। इसका उपयोग 1972 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा बंद करवा दिया गया था, परंतु आज भी कुछ जगह पर चोरी छुपे इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। लोग मानते कहाँ हैं, फिर भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। अब बात करें इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक जो है 110 सेल्सियस होता है। तीसरे की बात करें तो यह क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टल ठोस होते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्रिस्टलीय होता है। साथ ही यहाँ पर आप स्वादहीन शब्द भी डाल देंगे। कैसा होता है ये, स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं होता। पी भी लो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया भौतिक गुण। आज हमने डीडीटी के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली। डीडीटी एक जैव स्थायी पदार्थ है जो अपघटित नहीं होता, लंबे समय तक वातावरण में बना होता है। अच्छा, इसका ओजोन पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
लास्ट वाली लाइन पे एनसीईआरटी पे लिखा है, जहां सारांश होता है ना, वहां पर लिखा हुआ है कि डीडीटी क्या बोलते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, जैसे आप फ्रेऑन के लिए लिख सकते हो, जितने भी पॉली हैलोजन यौगिक है, इनसे कहीं ना कहीं ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। ठीक बात है। ये था आज का हमारा वीडियो, जो पूर्ण रूप से डिपेंड था डीडीटी पर, पूर्ण रूप पर डिपेंड नहीं, वेज था डीडीटी पर डिपेंड, तो मेरे ऊपर था। आगे आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा SN1 और SN2 अभिक्रिया से छूट गया है, दैट इज घूर्णन, कायरलता, रेशमीकरण, प्रतिबिंब, रूप और रेशमीकरण। ठीक है, ये सारी चीजें जो छूट गई है, ये हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, जहां ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, आप जो भी कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, आज देख रहे तो आज कमेंट कर दो, और नहीं तो फिर हम करेंगे कोई ना कोई, तो वैद्युत रसायन चालू करते हैं, वैद्युत रसायन आखिरी में ही करेंगे। हम जो चालू करते हैं वो करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट कर जाए। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जो कि होगा पहली बता चुका। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।